आभार संचालक महोदय का कि आपने मुझे यहां अपनी बात रखने का मौका दिया, और उतना ही धन्यवाद करूंगा मैं भाई भगीरथ सरपंच जी का, जिनके प्रयास से आप और मैं आज यहां आमने सामने एक दूसरे को देखने सुनने के लिए हैं। इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक और हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ किसान नेता अमराराम साहब, मेरे साथ चल के आए सतपाल चौधरी जी, अमरचंद हरसोलिया जी, अनिल धेनवाल जी, जितेंद्र अटवाल जी, महेश कासना जी, यहाँ जो साथी काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया और स्वागत किया, रामकरण पायली जी, भगीरथ नेतर जी, रमजान खान जी, बहन मंजू देवी मेघवाल जी, विजेंद्र जी भाकल, पुखराज काला सरपंच जी, जगदीश खोजा जी, शोभा राम जी, त्रिभुवन जी, मूलाराम जी, मोती सिंह जी, रामस्वरूप गोदारा जी, श्री लीलाधर शर्मा जी, मोतीलाल शर्मा जी, शिव भगवान रणवा जी, मदन जी बोरा जी, और बहुत सारे और साथी, भंवर खाजी, अनवर अली जी, दरबार खाजी, रामदेव जी, सरवण जी, शौकत खाजी, झाबर जी, जगदीश जी, मुश्ताक खाजी, प्रदीप जी, चंद्रा राम जी, बंसीलाल जी, सत्यनारायण जी, विपिन डटोलिया जी, रामदेव जी, रामेश्वर जी, धर्मपाल सिंह जी, राम स्वरूप जी, चंद्रा राम जी, मेहरा जी, भूरा राम जी, डेडा राम जी, गोविंद जी, गिरधारी जी और जगदीश मेघवाल जी। ये एक बहुत लंबी लिस्ट थी जिसे मुझे पढ़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। साथ साथ यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी बहन नीतू, देखो सुबह से शाम हो गई, 11 बजे का आपको समय दिया गया और अब लगभग जो है 7 बज रहे, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं आपका, अपनी माओ बहनों का, बच्चियों का, नौजवान साथियों का, सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी जो यहाँ लंबे समय से टिके हुए। हमारा क्या है, हम तो काम करते हुए आए, आके अब आपके बीच में हैं, यहाँ अपनी बात रखेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे, फिर वहां जाके बात रखेंगे, और इसी तरह कारवां चलता रहेगा जब तक एक एक व्यक्ति तैयार नहीं हो जाता अपने हक अधिकारों को लेने के लिए, तब तक हमारा काम जारी रहेगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा सरपंच जी को, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जो लगाई है और एक एकता का संदेश दिया है, ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा कार्य, एकता का कार्य उन्होंने किया है। वो इसके लिए बधाई के पात्र है, उनकी पूरी पंचायत इसके लिए बधाई की पात्र है। और मैं ये मानता हूं, ये एकता एक दिन ऐसा इतिहास लिखेगी जिस इतिहास की कल्पना देश के वीर शहीदों ने की थी। तो समय समय पर जन्मे सभी वीरांगनाओं को, संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और ज्यादा समय न खर्च करते हुए अपनी बात आपसे रखता हूं। एक ऐसा भारत जिसका सपना शहीदों ने देखा, जहां समानता हो, मैं समानता का प्रबल समर्थक हूं, जहां किसी भी तरह की गैर बराबरी ना हो, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना आर्थिक आधार पे, ना सामाजिक आधार पे, किसी भी तरह की गैर बराबरी। और अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस सपने के लिए उन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिए कि देश के लोग जिम्मेदारी से देश की गरिमा को समझते हुए, क्योंकि देश जो है दीवारों से नहीं बनता है,
देश बनता है दिलों को जोड़ने से। देश सिर्फ मिट्टी की दीवारें नहीं है, देश एक भावना है, देश एक विश्वास है। और आप और मैं सब जानते हैं कि जब देश के गौरव की बात आती है तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारे देश की कोई भी टीम किसी भी फील्ड में जीत के आती है, देश का मान बढ़ाती है, किसी भी जाति धर्म से आने वाला देश का वीर सपूत जब देश के लिए मेडल लेके आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहे मुझसे मिले हो ना मिले हो, चाहे वो हमसे कितनी दूर रहता, हम उसको छू भी ना सकते हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें एक ऊर्जा का संचार होता है, एक उत्साह का संचार होता है। वो ऊर्जा और उत्साह इसलिए है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी वो अवसर, वो अधिकार, वो सम्मान का जीवन इस देश में मिलना चाहिए। इसी सपने के साथ आजादी की बात आगे बढ़ी थी कि भारत एक खूबसूरत भारत, एकजुट भारत, एक तृप्त भारत, समानता का समर्थक भारत और दुनिया में जैसे पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था ऐसा भारत हम लोग बनाएंगे। लेकिन बना क्या मेरे साथियों? बना ये कि अंग्रेज चले गए, जिनके हाथ में ताकत दे के गए, उन्होंने अपने हिसाब से देश को चलाया। और जब भी कोई अपने हिसाब से देश को चलाएगा, जनहित के मुद्दों को पीछे छोड़ देगा, जनता की समस्याओं को खत्म करने के बजाय जनता को उसी हालात में छोड़ देगा, तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन की एक शर्त है कि परिवर्तन सोच के साथ होता है, परिवर्तन विश्वास के साथ होता है, परिवर्तन के लिए संघर्ष की जरूरत होती है, परिवर्तन के लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। जैसा संकल्प आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा ही संकल्प किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाएं, मजदूर और हक वंचित समाज और वो समाज जो चाहता है कि देश एकजुट हो, अगर वो कर ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारत को सोने की चिड़िया बनने से रोक दे। लेकिन बुरा ये है कि हम नेताओं के चक्कर में फंसे और जो हमारे महापुरुष हमें सिखा के गए, हमने एक बड़ी गलती की। मैं कॉमरेड यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर है हमारे, में उनसे कह रहा था कि आप मुझसे बाद में बोलना, आप अध्यक्ष और सभा के, मगर उनका एक पुराना अनुभव है नागौर का, और मैं समझ गया कि वो उस अनुभव को भगीरथ जी ने मेरे कान में कहा कि हमारा एक अनुभव है कि जब आप जाते हो तो आपके सारे साथी चले जाते हैं, आपके साथी भले आप मने करके जाओ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं जा थोड़ा ही रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि वो बड़े हैं, उनका एक सम्मान है। मैंने अपने पिता से, अपने महापुरुषों से सीखा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता था कि वो अध्यक्षता कर रहे हो, मेरे बात बोले और हम सब लोगों को अपनी बात से जो है वो आशीर्वाद भी दें और हमें रास्ता भी दिखाएं। लेकिन जब मुझे बाद में अवसर मिला तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि शिक्षा जो है वो एक हथियार है, ऐसा हमें बताया गया, समझाया गया। शिक्षा सिर्फ रोटी रोजी का काम नहीं है, शिक्षा आपको तर्क करने की शक्ति देता है, तर्क की कसौटी में आने की शक्ति देता है। शिक्षा दोस्त दुश्मन, अच्छे बुरे की पहचान कराता है। लेकिन जिस तरह से इस देश में तमाम सरकारों ने यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया कि शिक्षा को रोजगार बना दिया, प्राइवेट स्कूल खड़े कर दिए, सरकारी स्कूल की एजुकेशन कमजोर कर दी, गरीब भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ लेके जाता है और उसकी जेब में पैसे नहीं होते, पैसे के लिए, पैसे पूरे करने के लिए उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, अपना पेट काटना पड़ता है, अपनी जो तमाम तरह से साधन संसाधन है वो लगाने पड़ते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लेगा। लेकिन रोजगार में भी खेल कर दिया कि नौजवान पढ़ लिख के घूम रहा है। एक तो वो तर्क की कसौटी पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि एजुकेशन को उसने समझा कि इससे रोजगार मिलेगा और वो रोजगार की लाइन में लग गया। रोजगार तो मिलेगा, ये सत्य है, लेकिन ज्ञान भी मिलेगा। आज लोगों में ज्ञान की कमी है। रोजगार, जो जिनपे ज्ञान है वो सत्ता को बदल सकते हैं, जिनपे ज्ञान है वो सरकार की जो है क्रियाकलाप देख के, सरकार की नीतियों देख के ये आकलन कर सकते हैं कि सरकार किसका काम कर रही है। सरकार जनता के लिए काम कर रही है या पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है? सरकार किसानों के लिए काम कर रही है या मजदूरों के लिए काम कर रही है? सरकार उनका शोषण कर रही है या सरकार उनको पैरों पे खड़ी कर रही है? इसलिए तर्क की कसौटी पे नौजवान खड़ा ना उतर जाए, इसलिए शिक्षा का बाजारीकरण यहाँ किया गया।
मैं शहीद आजम भगत सिंह को जब याद करता हूं, आज जब उन्होंने हमें उस रथ में चढ़ाया, तो मैंने उस साथी से कहा कि वो गाना बजाना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना एक बार मैं जेल में था, विधायक जी, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, बहुत सारे बच्चों पे मुकदमे लगे, 17 बच्चों की शहीदी हो गई। मैं जेल में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलिए गांधी जी के तरीके से लड़के देख लेते हैं। मैं भूख हड़ताल में चला गया, जेल में और कोई रास्ता नहीं था, अपना विरोध दर्ज कराना था। तो 8 दिन हो गए मुझे भूख हड़ताल। वो रोज अखबार में छपवा देते कि चंद्रशेखर तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। कहीं ना कहीं से मेरे परिचित अखबार की कटिंग मुझे लाके देते कि देखो आज ये छपा है। बाहर लोग आंदोलन कर रहे थे, मैं उस आंदोलन का साझेदार बनना चाहता था बस। तो मैंने अपने अधीक्षक से कहा कि सर, उन्होंने कहा चंद्रशेखर कोई मांग हो तो बताओ। मैंने कहा एक ही मांग है, आज आप मुझे लेजेंड ऑफ भगत सिंह दिखवा दो। तो अधीक्षक मुझसे कहने लगे कि बिना उसको देखे तुमने हमारी नाक में दम कर रखा, उसको देख के जो है तुम और पक्का संकल्प कर लो, हम कहां जाएंगे भाई, हम नहीं दिखाएंगे। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं है, भगत सिंह एक विचार, और जिसने वास्तविकता में शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि वो गाना बजाओ, और मैं पूरे रास्ते उसको सुनता आया, क्योंकि मैंने उनको जब पढ़ा और उनकी एक एक बात में क्या दम था। उन्होंने अपनी मां से कहा क्रांतिकारी होते हुए कि जब मुझे मिलने आओ आखिरी बार रोना मत, वरना लोग ये कहेंगे कि एक क्रांतिकारी भगत सिंह की मां रो रही, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जब उनके पिता ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत लिख दिया कि इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ बैठे और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आज आपने मुझसे मेरे साथ धोखा किया है, मेरे आंदोलन के साथ, आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आपको कोई अधिकार नहीं मेरी लड़ाई को कमजोर करने का। मैं अंग्रेजों के सामने झुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। आप मेरे पिता होके आप उनके आगे माफीनामा भेज रहे हो, आप उनसे मेरे लिए मदद मांग रहे हो कि मुझे माफ कर दे, मैं किसी कीमत पे माफी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने फांसी का तख्त इसलिए अपने लिए तय किया है कि मेरे जाने के बाद लोग जाग जाएं। भगत सिंह को जैसा मैंने कहा कि भगत सिंह एक विचार थे, आज के नौजवानों में वो विचार कम दिखाई देता है, क्योंकि संकल्प नहीं है। थोड़े थोड़े अभाव में, थोड़े थोड़े साधनों पे हम अपने आंदोलन को कमजोर कर देते हैं। आप सोचिए, अगर वो विचार शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ होता, अगर वो आंदोलन संघर्ष के रूप में मजबूत नहीं हुआ होता, तो क्या आज अंग्रेजों से गुलाम आजादी हम लोग ले पाते? क्या इस समानता के साथ ये टेंट लगा के हम अपनी बात को रख पाते? ये इसको संभव करने के लिए बलिदान देना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप ये सोचते हो कि नारे लगाने से आजादी नहीं आएगी, नारे लगाने से कोई आजादी नहीं आएगी। हाँ, अगर नारे में सच्चाई हो, लगाने वाला ईमानदार हो, तो वो नारा जिसके कान तक जाएगा, उसको कम से कम उसके कान में सुसराहट पैदा होगी कि किसी बात पर चर्चा हो रही है। मैं लगातार आंदोलन में रहता हूं, इसलिए रहता हूं, मैं जानता हूं कि ये सरकारें आंदोलन से डरती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जागते रहें। आंदोलन चलेगा, 13 महीने किसान बैठे रहे बॉर्डर पे, झुक भी सकता है, तानाशाह भी झुक सकता है, अगर झुकाने वाले सच्चे और ईमानदार हो। आपके हौसले की दाद दूंगा किसान नेताओं, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की यात्रा पे आया, और एक आज जो बीता है मेरे ऊपर, मैं जब निकलता हूं अपने लोगों के बीच में, उनकी आंखों को देखता हूं, जब वो मेरे हाथों को छूते हैं, उनके एहसास को देखता हूं। हाथ का छूना एहसास बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब वो मुझे छूते हैं तो ऐसा एहसास पैदा होता है कि वो बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं मुझसे कि शायद चंद्रशेखर के जरिए हमारी जिंदगी में बदलाव हो जाए। आज मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मैं कह रहा था रुकना मत, कहीं देर हो जाएगी, देर हो भी गई, लेकिन एक जगह ऐसी स्थिति आई,
ककहरी या कुछ ऐसी एक जगह पड़ती है, वहां 150-200 महिलाएं, हमारी माए बहनें बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ी होगी और कहने लगी कि उतरना पड़ेगा। अब मैं नौजवान भाइयों को तो समझा लेता हूं, डांट भी लेता हूं, लेकिन माओ के आगे क्या कहता। तो मैं उतर गया और उतरने के लिए जैसे गाड़ी के मैंने गाड़ी खिड़की खोली तो एक माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि वहां चल। अब बेटा होने के नाते मैं उनसे क्या कहता, मैं चला गया, मेरा समय भी लगा, लेकिन मैं फिर ये समझता हूं कि जब वो मुझसे लिपट रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और एक दर्द तकलीफ जो मैं महसूस करता हूं कि भले ही मैंने उसकी कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने मुझे बेटे से ज्यादा प्यार दिया। जिस बेटे को वो कोख में पाल के पैदा करती उससे ज्यादा, और जाते जाते भी वो पगड़ी मेरे सर पे रख के गई, जो पगड़ी मैंने उनको दे दी थी, कहने लगी कि बस हमारा ध्यान रखना, भूल मत जाना। उनकी ये बात मेरे लिए एक सीख भी थी कि बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत से वादे करके उनको भुला दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ धोखा किया, बड़ी बड़ी बातें की और फिर अपना मतलब निकाल कर चलते बने। ये समाज बड़े लंबे समय तक ठगा गया है और इसलिए समाज में जो है ये आदमी को बहुत देर तक देखता परखता है, फिर फैसला लेता है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी मुझ पे गोली चली, गोली इसलिए चली क्योंकि यहां नेताओं की जबान बंद रखने के लिए सरकार के पास सरकारी मशीनरी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, झूठे मुकदमे, जेल है। और मेरी पहचान ही इस बात से है कि मैं जेल से नहीं डरता, मैं मुकदमों से नहीं डरता। और मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, मैं अपनी ताकत को समझता हूं। और क्योंकि मैंने आंदोलन देखे, आंदोलन को विनाश होते देखा, आंदोलन को विचारधारा को बदलते देखा, बड़े बड़े दल को बहुत डाउन होते देखा, तो मैंने ये भी एहसास किया कि किन कारणों से आंदोलन कमजोर होते हैं। उन सब चीजों से मैंने सीख ली है, इसलिए मुझे रोक पाना इन हथकंडों के से आसान नहीं, इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई। आपका प्यार आशीर्वाद था कि मैं आपके बीच में हूं, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, एक गोली नहीं 1000 गोली भी अगर चलेंगी और जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से इस गुलामी की बेड़ियों काटने के लिए लड़ता रहूंगा। मैं इसको आजादी अभी नहीं कहूंगा, आजादी तब होगी जब गरीब को भी अमीरों जैसे अधिकार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, जब हर घर खुशहाल होगा, नौजवानों के पास आगे बढ़ने के रास्ते होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, रोजगार होगा, अच्छा बीमार होने पर अच्छा इलाज मिलेगा, सुख सुविधाओं का जीवन होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी कि गरीब को भी कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर सम्मान मिलेगा और जाति भी समाज बनेगा भारत। तब जाके जो है जैसी कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, जैसी कल्पना आजादी के परमाणुओं ने की, ऐसा भारत जब बनेगा। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं इस बार अमरा राम जी को विधानसभा में देखना चाहता हूं और अमरा राम जी को ये भी कहता हूं, मैं आपको चुनाव लड़ाने, आपके लिए वोट मांगने के लिए आऊंगा, मैं आपको विधानसभा में छोड़ूंगा नहीं इस बार गए बगैर। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, उस विधानसभा में जहां लड़ते हैं, क्या नाम है अध्यक्ष इसका, दाता रामगढ़ में आपका दोस्त रहता हो, रिश्तेदार रहता हो, भाई रहता हो, साथी रहता हो, उन सबसे कहना कि इनके पीछे खड़े होकर इस बार इनको विधानसभा तक, जयपुर तक छोड़ के आना है। क्योंकि हम लोग वोट इसलिए देते हैं कि नेता जाके हमारी बात रखेगा, लेकिन आजकल नेता इसलिए आते हैं, इसलिए चुनाव जीतते हैं कि पैसे से पैसा कमा सके। आज की राजनीति में पैसा हथियार हो गया है, व्यक्ति आता है, पैसे खर्च करता है, फिर पैसे से पैसा कमाता है और जनता के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसलिए लोग ठगे गए हैं। मैं अपने लोगों से भी कहूंगा, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बेकदरी के लिए नहीं मिला है। और राजस्थान में क्या हाल है, 2 अप्रैल 2018 आपने देखा, और केंद्र की सरकार क्या कर रही है आप देख लो, धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, धीरे धीरे संविधान के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का काम कर रही है। पहले नौकरियां आती थी, अब नौकरियों के नाम पे झुंझुने हैं, अब लेटरल एंट्री है, अब ठेकेदारी है, संविदा के नाम पे अपने लोगों को, विधायकों को, मध्य प्रदेश में मैं था, विधायकों के रिश्तेदार
मंत्रियों के रिश्तेदार सब नौकरी लग गए और गरीब के बच्चे लाइन में खड़े रह गए। और यहाँ बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, पूरी की पूरी बस अपनी बना के और उसमें बैठ के गरीबों के अधिकारों को, नौजवानों के अवसरों को कुचला जाता है। और जुल्म क्या हुआ है आप बेहतर जानते हैं। यहाँ विपक्ष नहीं है अध्यक्ष जी, यहाँ विपक्ष नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष होना चाहिए, सत्ता तानाशाह हो, लेकिन यहाँ विपक्ष नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे और माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, आप विश्वास कीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में होता तो बीजेपी के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं, और बीजेपी की सरकार में होता है तो कांग्रेस के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं। ये विपक्ष नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रहगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे। आप ये बताओ, नासिर जुनैद को यहाँ से उठा के लेके गए, मारा पीटा हरियाणा में, और फिर जब पुलिस ने भी मना कर दिया कि इनको हम नहीं रखेंगे, फिर उन दोनों बच्चों को, वो हमारे भाई थे, उनको जला के मार दिया। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल खबर नहीं हुई। हमने पूरे राजस्थान में आंदोलन कराया, पूरे हरियाणा में आंदोलन कराया, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कराया, उत्तराखंड में आंदोलन कराया। फिर मुख्यमंत्री जी को लगा कि जिनको गुलाम समझते हो मुस्लिम समाज के लोगों को, ये वोट बैंक ना खिसक जाए, फिर भागे भागे गए कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर वास्तविकता में विपक्ष होता तो सरकार की नाक में दम कर देता। 2 बच्चों की हत्या हुई थी, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कुछ अमन सिटी में जो हुआ, आपने देखा किस तरह तमाशबीन बने हुए थे। पहले जाति देखते हैं अपराधियों की, फिर ये देखते हैं कौन सी पार्टी जुड़ा है, उसके बाद आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मजाक आपके साथ चल रहा है, इस मजाक को आपको रोकना पड़ेगा, और ये ताकत आपके हाथ में है। बस जनता ये नहीं सब जान पाती या इस बात को समझने में कमजोरी दिखाती है। उनको लगता है नेता बड़ा है, और मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता चाहे तो भगीरथ जैसे साथी को विधानसभा भेज दे, और अगर जनता चाहे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में घुसने भी ना दे। ये जनता के हाथ में है। जनता पता नहीं अपने आप को क्यों कमजोर समझती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास वोट की शक्ति है, वोट 2 धारी तलवार है। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपका हित चाहता है, जो आपके लिए लड़ रहा है, तो वो विधानसभा में भी आपके लिए लड़ेगा और आपकी समस्याओं का सलूशन कराएगा। और अगर आपने किसी भी लाभवश, किसी भी सुविधावश, किसी की बातों में आपके ऐसे व्यक्ति को दे दी जो विचार से भी आपके साथ ना हो, व्यक्तिगत भी आपके साथ ना हो, कुछ ही समय का मित्र हो, तो फिर 5 साल रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको अपने 5 साल के भविष्य का फैसला करना है तो अगले 2 महीने मेहनत करो, एक वोट को तैयार करो, वोट को संगठित करो और एकजुट होके अपने अधिकारों के लिए वोट दो। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। 52% पिछड़ा वर्ग रहता है यहाँ। मंडल कमीशन भी आज कितने % आरक्षण मिलता है, अब अपने आप देखो। क्यों नहीं बैंक लोग भर रहा है? क्यों SC/ST के लोगों पर अन्याय अत्याचार बंद नहीं हो रहा? सरकार का जो तिजोरी होती है, आप इस बात को गौर से समझना, ये सबसे बड़ी समझने की बात है। लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने कुछ योजनाओं लागू की है और लोग सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें कुछ दे रहे हैं। सच ये नहीं है। आप इस बात को समझो कि जो सरकार की तिजोरी होती है वो आपके पैसे से भरती है। आपका पैसा टैक्स के रूप में उस तिजोरी में जाता है। उस पैसे को आपके ऊपर लगाने के काम को मैं बहुत बड़ा काम नहीं मानता हूं। आपका पैसा आपके ऊपर लगना चाहिए। मैं तो ये मानता कि मुख्यमंत्री यहाँ के नौजवानों को 5-5 हजार रुपए भत्ता देते जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तब मैं मानता मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं। यहाँ के गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते योजना बना के, यहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था करते, बहन बेटियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते, किसानों की फसल के दाम उनको मिले, MSP की गारंटी मिले, मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, इसकी व्यवस्था करते। सरकारी कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न ना हो जाती धर्म के नाम पे, बैकलॉग भरा जाए,
जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिले, जिन पे उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिले, जिन पे लोन नहीं उनको लोन मिले। अगर ऐसी व्यवस्था करके सरकारें आपको आपके पैरों पर खड़ा करती तब मैं मानता सरकारें आपकी हैं। और अगर वो ऐसा काम नहीं कर रही है तो मुझसे मान के सुन लो कि ये सरकारें आपकी नहीं, और जो सरकारें आपकी नहीं है वो आपका भला नहीं कर सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप चाहते हो कि चंद्रशेखर आपके लिए कुछ करे तो फिर मेरे हाथों को वोट की शक्ति से मजबूत करो, क्योंकि जब तक आप मुझे वोट की शक्ति नहीं दोगे मेरे पास आपकी जिंदगी बदलने की ताकत नहीं आएगी। अगर ताकत का एक फॉर्मूला है, ताकत चाहते हो तो ताकत दो, और जिस दिन आपने ताकत देनी शुरू करी, याद रखना उस दिन आपके साथ होने वाला अन्याय जो है एक झटके से बंद होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि हर कोई स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, अपमान नहीं होगा। ये तब होगा जब आप इन निकम्मे नेताओं को छोड़ के आप ताकत जो है जो आपके पास है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों कुर्बानी से दी, इसको चंद्रशेखर आजाद को सौंपने का काम करोगे, तब ये परिवर्तन होगा। वरना सड़कों से आंदोलन हो सकते हैं। एक कानून बदलवाने के लिए यहाँ किसान नेता बैठे 13 महीने लगे, जो किसान कानून चाहते ही नहीं थे। अगर आप अधिकार चाहते हो तो फिर 10 साल आंदोलन करना पड़ेगा, या फिर एक अच्छा रास्ता यह है कि आपके अंगूठे में इतनी शक्ति है। पहले लोग राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों लोग शहीद हो जाते, तब जाके राज बदलता था। आज मेरे लोगों आपके हाथ में इतनी शक्ति है, ऐसे अपने निशान पे बटन दाब देना, फिर देखना आपका विधायक जीत के जाएगा, सरकार बनेगी और फिर आपकी समस्याओं के लिए सरकार लड़ेगी। मैं तो आपको जगाने के लिए आई, ये मेरा काम। मैं मानता हूं कि लोग धीरे धीरे जागेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल जागेंगे। हमें भरोसा है कि हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनेगा, जहां समानता होगी, जहां बंधुत्व होगा, जहां भाईचारा होगा, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे। आज आप मार्केट में जाके देखो, लोग जहर बेचने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अगर 2 पैसे जेब में मिलते हो, कितनी चीजों में मिलावट हो रही है, आप जाके देख लो। देखो क्या हालात हो गई है। इसलिए आपको अपने पक्ष में फैसले लेने पड़ेंगे, तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनेंगे, तभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, तभी ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जब आप अपनी वोट की शक्ति को समझोगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले कल में जो अगले 2 महीने आपके पास हैं, एक होता वोट देना, एक होता वोट दिलाना। एक आदमी, एक व्यक्ति को तैयार रोज करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, और फिर देखिए अगले 1.5 महीने में एक आदमी 60-70 लोगों को तैयार करेगा। और जिस तरह आप हजारों की संख्या में विधानसभा में हो, जितने लोग यहाँ बैठे, अगर एक आदमी को रोज तैयार करोगे, 60-70 आदमी एक आदमी तैयार कर देगा, तो आपके प्रत्याशी को 60-70 हजार वोट पड़ेगा। और जब आपके प्रत्याशी को 60-70 हजार वोट पड़ेगा, आपका प्रत्याशी 10:30 बजे विधानसभा में जाएगा। जब विधानसभा में जाएगा तो आपके हकों के लिए लड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाओ और आगे बढ़ के काम करो, मेहनत करो, गली गली जाके लोगों को तैयार करो। सिर्फ नारों तक सीमित मत रहो। ये जब भी घर उठो तो बाबा साहब के उस बात को याद रखो कि पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है। अगर चूक जाओगे तो अगले 5 साल दुनिया के अन्याय अत्याचार के लिए तैयार रहना, सहने के लिए। और अगर नहीं चूके तो अगले 5 साल में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज के जो हालात हैं, नेक टू नेक की फाइट है। अगर आपने अपने जनप्रतिनिधि भी जिता दिए तो आपके जरिए सरकार बनेगी, और जब आपके जरिए सरकार बनेगी तो जो योजनाएं हम चाहते हैं वो राजस्थान में लागू होगी, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर हम बताएंगे किस तरह से आपकी जिंदगी बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगीरथ जी का दोबारा धन्यवाद करूंगा, उनके साथियों का धन्यवाद